जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल वकील बाबू में। दोस्तों ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। आईपीसी और बीएनएस दोनों को कंबाइन और कंपैरेटिव सेक्शंस पे डिस्कशन किए जाएंगे। सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर करा दूं कि ये जो भी हमारी बीएनएस और आईपीसी की सीरीज़ है ये सिर्फ बेयर एनालिसिस है और इसके साथ जिस सेक्शन से जो भी केस लॉ लिंक होंगे उसको डिस्कस किया जाएगा। अब है क्या कि दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको बीएनएस और आईपीसी पढ़ने के लिए अगर मैं मोटी मोटा बात करूं तो आपको बहुत ऐसे डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, क्योंकि अगर डीप में पढ़ना है तो, और प्लस उसके साथ सारे केस एनालिसिस चाहिए। जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से अगर बात किया जाए, ये जो भी अभी लेक्चर सीरीज दिया जा रहा है ये सिर्फ बेयर एनालिसिस है, क्योंकि जब आपका बेयर एक्ट पे कमांड रहेगा तो फिर कोई भी कमेंट्री पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। मेरा पूरा मतलब है दो प्लेलिस्ट, ये जो प्लेलिस्ट बनेगा ये एक बीएनएस का बेयर एनालिसिस है, ये बेयर एनालिसिस है। एक दूसरी जो प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा, दूसरी जो प्लेलिस्ट इसी चैनल पे अपलोड होगी वो फिर आपका बीएनएस का ही, मतलब बीएनएस और आईपीसी दोनों साथ में। ये जो प्लेलिस्ट है ना आईपीसी वर्सेस बीएनएस का है, आईपीसी वर्सेस बीएनएस का है। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ये जो है आईपीसी वर्सेस बीएनएस का होगा आपका, आईपीसी वर्सेस बीएनएस। यानी कि आपको अलग से आईपीसी पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी और अलग से बीएनएस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा एक डिटेल्ड लेक्चर होगा जिसमें हम आईपीसी और बीएनएस दोनों को एकदम कंपेयर करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, मेरा था कि दो प्लेलिस्ट आईपीसी और बीएनएस में तैयार होंगे, दो प्लेलिस्ट बनेंगे। एक आपका सिर्फ बेयर एनालिसिस और केस लॉ जो मैं अभी ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ पहला, और दूसरा जो बनेगा आपका डिटेल्ड वीडियो जो कि एक्चुअली में जो क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं एकदम डिटेल्ड सर, वो यूट्यूब पे मे भी आपको शायद ही मिले या नहीं मिले, मुझे आज तक नहीं मिला, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ों को यहाँ कंबाइन किया जाए जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ते हैं। जैसा अभी लैंड लॉ के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से आईपीसी के भी अपलोड होंगे। ये सिर्फ अभी बेयर एनालिसिस है, एक बार आप बेयर पे कमांड हो जाएगा फिर प्री कभी नहीं रुकता है, मेंस के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि वाई वी नीड बीएनएस। इफ यू हैव आईपीसी देन वाई वी नीड बीएनएस। हमें बीएनएस की आवश्यकता पड़ी ही क्यों, ये समझना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट पे कि आखिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ा बीएनएस का। देखिए, सबसे पहले हम कुछ कॉलम बना देते हैं, आईपीसी और यहाँ कैसे कर दिए बीएनएस। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि आखिर क्यों, वाई वी नीड एक्चुअली। सबसे पहले अगर हम नज़र डालें तो हम ध्यान देंगे कि आईपीसी में टोटल कितने सेक्शन है, लगभग सबको पता होगा 511। बीएनएस में टोटल कितने सेक्शन है 358। अब सबसे पहला सवाल यही उठता है पहले पॉइंट से कि भाई 511 से 358 हो गए, इतने सेक्शन हटा दिए गए। तो नहीं दोस्तों, एक्चुअली में इतने सेक्शन हटाए नहीं गए। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं अभी आपको बीएनएस के बेयर एक्ट पे चलूंगा तब फिर डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि आपके सामने आईपीसी के बेयर एक्ट जरूर होने चाहिए, क्योंकि बीएनएस का तो मैं दिखा रहा हूँ अभी अपने स्क्रीन पे शो होगा। आईपीसी का आपको बेयर एक्ट आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि मैं जो सेक्शन बीएनएस में डिस्कस करूंगा सेम वही आईपीसी में डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा क्या चेंज हुआ है, क्या अंतर हुआ है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि आईपीसी में 511 सेक्शन, बीएनएस में 358 सेक्शन। इतने सेक्शन डिलीट किए गए तो नहीं दोस्तों, इतने सेक्शन है, हाँ कुछ सेक्शन रिपील किए गए, हटाए गए हैं, कुछ सेक्शन में अमेंड किया गया है और कुछ सेक्शन को क्या है कि एक ही सेक्शन में कंबाइन कर दिया गया है। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल इसका लें तो आईपीसी का जब आप सेक्शन मतलब पूरा चैप्टर 2 ही पढ़ेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ सेक्शन 2 डिफिनीशन में ही वो सारी चीज़ें चली गई, डिफिनीशन में ही। वो अभी मैं बेयर एक्ट पे चलता हूँ तो आपको समझाता हूँ। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे अगर आप देखें तो आईपीसी में टोटल जो है चैप्टर 23 चैप्टर है, पर हम बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में सिर्फ 20 चैप्टर है। चैप्टर भी 3 इसमें कम हो गए, सेक्शन तो जो कम है वो तो है, चैप्टर भी कम कर दिए गए। अब हम सीधे चलते हैं थोड़ा डिस्कस करने की भाई ऐसा क्यों हुआ है। अब देखिए बेयर एक्ट पे हम चलते हैं डायरेक्ट। बेयर एक्ट पे देखिए दोस्तों, ये है बीएनएस का बेयर एक्ट। आईपीसी का आप अपने सामने जरूर खोले रहिएगा। सबसे पहले अगर आईपीसी की हम बात करें, आईपीसी का सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 जो कि चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 आईपीसी का जो कि इंट्रोडक्शन की बात करता है, जिसमें सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 है। उसको अगर ध्यान से हम देखें तो वो बीएनएस के सेक्शन 1 में ही आ गया है पूरा, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक आईपीसी का बीएनएस के सेक्शन 1 में ही आ गया। अब सोचिए छोटा होगा कि नहीं होगा। दूसरा इसका क्लू लेते हैं, बीएनएस का जो सेक्शन 2 है जो कि डिफिनीशन की बात करता है,
ये आईपीसी के सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 53 तक में वे, हाँ सेक्शन 52 तक, सेक्शन 6 से सेक्शन 52 तक आईपीसी का कुछ सेक्शन रिपील हो चुके हैं, कुछ अमेंड हो चुके हैं, पर मैक्सिमम 6 से लेके 52 तक के जो आईपीसी के सेक्शन है वो सेक्शन 2 में कंबाइन हो गए और सेक्शन 1 में 1 से 5 तक। अब सोचिए भाई, छोटा तो होना ही, सेक्शन के नंबर तो कम होने ही है। ये हो गया आपकी पहली चीज है कि कैसे 511 से 358 हो गया। अब आगे चलते हैं भाई कि फिर बीएनएस और भी क्यों जरूरत था हमारे लिए, क्यों बनाया गया। इसके लिए डायरेक्ट हम चलते हैं चैप्टर 4 पे। किस पे? नहीं, चैप्टर 4 पे नहीं, चैप्टर 4 अभी छोड़िए, सीधे हम चलते हैं आपके हाँ चैप्टर 5, चैप्टर 5 पे आ जाइए सब लोग। चैप्टर 5 को जब आप ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर 5 बात करता है कि ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं। थोड़ी हम आईपीसी का भी बात करते हैं। आईपीसी में अगर हम देखें कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, आईपीसी में अगर देखा जाए महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है। सेक्शन 377, इसको अगर बीएनएस हटा दें, हम आईपीसी की सिर्फ बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 377 है जो कि ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन्स की बात करता है। सेक्शन 509 है जो कि मॉडेस्टी की बात करता है वुमेन्स की। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो देखिए 377 से सीधे हम 509 पे पहुंच जाते हैं, मतलब इधर उधर सारे सेक्शन से वुमेन्स के खिलाफ जो भी ऑफेंस हो रहे इधर उधर थे। बीएनएस में भी हमने क्या किया है, बीएनएस में क्या किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, एक सीरियल में हमने चैप्टर 5 में एक पूरा हेडिंग बनाया ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, और सीरियल वाइज सारी चीजें डाल दी। रेप डाल दिया, पनिशमेंट डाल दिया, पनिशमेंट फॉर रेप डाल दिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, गैंग रेप, फलाना सारी चीजें एक सीरियल ऑर्डर में हमने रखा। इसको और समझने के लिए हमको थोड़ा बीएनएस का प्रीएम्बल पढ़ना पड़ेगा। अभी हम पढ़ेंगे उसको कंपेयर करके, आईपीसी के प्रीएम्बल से कंपेयर करके। अब चलिए, बहुत ज़्यादा समय हम इसमें ना गंवाते हैं, डायरेक्ट हम सेक्शंस पे बात करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं कि वाई वी नीड बीएनएस। बीएनएस में ये सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें नई ऐड की गई हैं। जैसे अगर अब हम देखें तो मॉब लिंचिंग की अगर हम बात करें, मॉब लिंचिंग की अगर बात करें, ऐसा नहीं मॉब लिंचिंग पहले नहीं होता था। ये बीएनएस तो आपके 2023 के 25 दिसंबर को वो किया गया, लागू हमारे 1 जुलाई 2024 से हुआ। इसके पहले भी तो मॉब लिंचिंग होते थे, बिल्कुल होते थे हमारे देश में, पर मॉब लिंचिंग हमारे आईपीसी में मेंशन नहीं था। हमारे बीएनएस में हमने मॉब लिंचिंग को मेंशन किया। आईपीसी में हमारे पास ऐसे एविडेंस के कंप्यूटर रिसोर्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं उसकी कोई बात नहीं की गई थी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कोई बात नहीं की गई थी। पर अगर हम यहाँ देखें बीएनएस में, हमने बीएनएस में बात की इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, जो कि आज के डेट में हमको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बिना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादातर क्राइम तो डिजिटल ही हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो समय की नीड थी उसको पूरा करने के लिए बीएनएस बनाया गया। सबसे सीधा साधा इसका जवाब हो सकता है कि आईपीसी जो है ना सर 1860 का था, अब तो नहीं रहा। तो भाई आप खुद सोचिए, 1860 का कोई कानून है, हम जी रहे हैं 2025 में। समाज क्या 1860 वाला ही है? बिल्कुल नहीं सर, समाज इतना बदल गया तो कानून बदलना पड़ेगा, क्योंकि होता है ना कि कानून समाज के साथ ही चलता है। लॉ डेवलप विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये एक जब आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाता है ना कि लॉ डेवलप विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, तो भाई जो सोसाइटी 1860 से चल के 2025 तक आई है तो जाहिर सी बात है कानून में भी परिवर्तन करने पड़ेंगे, तो इसलिए हमें बीएनएस की जरूरत पड़ी। चलिए खैर ये सब, अब हम डायरेक्ट मेन कंटेंट पे आते हैं जिससे आपको मेन क्रक्स समझ में आएगा। मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं ऐसा शायद ही होगा कि कोई सेक्शन आपको क्लियर ना हो। पूरे सेक्शंस में एकदम आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भी अगर कोई भी सेक्शंस में डाउट बढ़ जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, मैं उसको भी क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले अगर आपके पास आईपीसी का बैरेक्ट है, अगर नहीं है तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको आईपीसी भी पढ़ना है तो बैरेक्ट अपने सामने रखें, अदरवाइज मैं बीएनएस का तो डिस्कशन कर ही रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले आईपीसी में आप प्रीएम्बल को देखिए, प्रीएम्बल खोलिए और उसको पढ़िए एक बार क्या लिखा है। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा। मैं अपने सामने आईपीसी का बैरेक्ट खोला हूँ, मेरे पास हार्ड कॉपी में भी है पर बार बार इसमें खोलना दिक्कत करेगा। देखिए आप आईपीसी का जब प्रीएम्बल हम देखेंगे तो आईपीसी के प्रीएम्बल में क्या लिखा है, साफ तौर पे आईपीसी के प्रीएम्बल लिखा है कि वेयर एज इट इज एक्सपेडिएंट टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर द इंडिया, इट इज इनेक्टेड एज फॉलो।
आईपीसी के प्रियम्बल का डायरेक्ट मतलब है कि वेयर एस इट इज एक्सपेडिएंट, ठीक है। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया, इसका साफ सीधा मतलब ये कहता है प्रियम्बल आईपीसी का कि हमें इंडिया के लिए पिनल प्रोविजन की जरूरत थी, जिसके लिए हमने पिनल कोड बना दिया। यानी जो अपराध हो रहे थे इनको रोकने के लिए हमें प्रावधानों की जरूरत थी, जिसके लिए हमने पिनल कोड बना दिया। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट, हमें जरूरत थी टू प्रोवाइड अ जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया, प्रोवाइड करना था हमें इंडिया को, इसलिए हमने बनाया। ये कहता है आईपीसी का प्रियम्बल। थोड़ा हम बीएनएस के प्रियम्बल पे नजर डालते हैं। प्रियम्बल आपको साफ तौर पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑफेंस एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंशियल देयर टू। अब इसको समझने के लिए एक एक वर्ड को तोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का क्या मतलब होता है ये जानते हैं। कंसोलिडेट का साफ सीधा मतलब ये होता है इन सिस्टमेटिक फॉर्म, इन सिस्टमेटिक फॉर्म, ठीक है, कंसोलिडेट। उसके बाद लिखा है एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटेड टू द ऑफेंस। और देखिए अमेंड भी किया गया है साफ तौर पे, अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑफेंस। दो चीजें आप यहां समझिए। बीएनएस का प्रियम्बल साफ तौर पे ये कहना चाहता है कि हमने क्या किया है, एक्ट टू कंसोलिडेट, जो आपके आईपीसी में इधर उधर सारे सेक्शंस थे उसको हमने एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लाया। जैसे मैंने आपको ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन्स एंड चाइल्ड का एग्जांपल भी दिया था स्टार्टिंग में। ये बोला है कि हमने कंसोलिडेट किया, सिस्टमेटिक फॉर्म में किया। एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑफेंस, और जो अपराध से रिलेटेड जो भी प्रावधान थे आईपीसी में उसको किया है, अमेंड हमने किया है। जरूरत थी भाई, 1860 का कानून है, 2025 में उसको अमेंडमेंट की जरूरत थी, जिसको हमने अमेंड किया है। ये बोलता है आपका बीएनएस का प्रियम्बल। आई थिंक इट इज अ क्लियर। अब चलिए थोड़ा फैक्चुअल चीजों पे भी देख लेते हैं। 25 दिसंबर 2023 ये है आपके, इस दिन बिल आपका पास हुआ, डेट ऑफ ड्राफ्ट हो गया, ये डेट ऑफ ड्राफ्ट हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये इनेक्ट कब हुआ, इनफोर्स में कब आया, इनफोर्स में आया आपका 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 को ये इनफोर्स हो गया। आईपीसी का थोड़ा इधर हम आईपीसी देख लेते हैं या फिर दूसरे पे। चलिए आईपीसी के लिए मैं आपको ये वाली चीजें रिफर करता हूँ। हाँ आईपीसी में इस पे बताता चलूँगा। आईपीसी देखते हैं। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी आपका कब ड्राफ्ट हुआ, ड्राफ्ट मतलब पास हो गया पूरी तरह 6 अक्टूबर 1860। ये इन्फोर्स कब हुआ, इफेक्ट में कब आया, 1 जनवरी 1862। इस दिन से ये भी इन्फोर्स हो गया। प्रियम्बल हमने इसका देख चुका हूं, प्रियम्बल इसका जो है हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम सेक्शंस पे थोड़ा कूदेंगे, सेक्शन पे अब थोड़ा नजर डालेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 जो कि बात करता है प्रिलिमिनरी की। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, और आईपीसी का जब चैप्टर 1 आप देखेंगे तो वो लिखा है इंट्रोडक्शन। सर अगर स्पीड स्लो हो तो आप वहां से स्पीड यूट्यूब से बढ़ा सकते हैं, पर मैं एकदम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बढ़िया से। आईपीसी का चैप्टर 1 बात करता है किसका, इंट्रोडक्शन। मैं यहाँ उसका लिखता चलता हूँ, वो इंट्रोडक्शन की बात करता है और ये प्रिलिमिनरी की बात करता है। आईपीसी के चैप्टर 1 में 5 सेक्शन है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। और अगर बीएनएस की हम बात करें तो बीएनएस का चैप्टर 1 अगर आप देखते हैं इसमें 3 सेक्शन है। बीएनएस के चैप्टर 1 में 3 सेक्शन है, 1, 2, 3, जो कि 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड बात करता है डिफिनेशन, थर्ड जनरल एक्सप्लेनेशन। अभी उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, हम सेक्शन 1 को देखते हैं, ठीक। सेक्शन 1 साफ तौर पे लिख रहा है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इसका क्लॉज 1 ये कहता है, या सब सेक्शन इसका ये कहता है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। इस एक्ट को हम भारतीय न्याय संहिता 2023 कहते हैं। नॉर्मल, सबको समझ में आ गया। आईपीसी का सेक्शन 1 बोलता है कि दिस एक्ट shall be called the Indian Penal Code and shall extend to the whole of India except the state of Jammu Kashmir। JNK को आईपीसी बाहर रखता था, तो जाहिर सी बात है 2019 में
जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद से ये भाई अब यूनियन टेरिटरी हमारे भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा है। पहले उसको अलग दर्जा दिया जाता था, अब कोई स्पेशल स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी। इसलिए यहाँ पे वो चीजें हटा दी गई हैं। दिस एक्ट में भी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023 नॉर्मल एज इट इज। सेक्शन 1 आईपीसी का और सेक्शन 1 क्लॉज मतलब सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 बीएनएस का सेम है। मैं बताते चलूंगा कौन सा सेक्शन कहाँ रिलाई करता है, उसका पीडीएफ भी है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। अभी देखिए इसका सब सेक्शन 2 ये कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट as the central government may by notification in the official gazette appoint and different date may be appointed for the different provision of this संहिता। ये सिर्फ अपने मतलब इजी करने के लिए ये गवर्नमेंट इस सब सेक्शन को ऐड करती है। इसका साफ तौर पे कहना मतलब है कि इट शैल कम इनटू फोर्स, ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 बना है ये उस दिन को फोर्स में आएगा, उस दिन को फोर्स किया जाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट का एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसमें बताएगी कि इस डेट को लागू करना है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसके बहुत से प्रावधान जो है वो आज ही लागू कर सकती है और बहुत से प्रावधान इन फ्यूचर जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा हो तब लागू कर सकती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए 1 जुलाई का डेट रखा था तो 1 जुलाई को ये पूरी तरह से लागू किया गया। सब सेक्शन 2 सिर्फ यही कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब जैसे चाहेगा ऑफिशियल गैजेट का नोटिफिकेशन निकाल के इसको लागू कर सकता है। ये हमारे आईपीसी में कुछ नहीं लिखा है क्योंकि आईपीसी 1860 का है, तब लिखा गया होगा, अब नहीं है। अब हम चलते हैं, इस चीजों को हम क्लियर कर देता हूं। अब हम चलते हैं सबसेक्शन 3 पे। कहां? सबसेक्शन 3। यहां से हमको चीजें समझनी है और यहां से मैं चीजें समझाने की आपकी पूरी कोशिश करूंगा। सबसेक्शन 3 आईपीसी का सेक्शन 2। आईपीसी का क्या है? मैं येलो पेन से आईपीसी की चीजें लिख दे रहा हूं। आईपीसी का सेक्शन 2 है, ठीक। अभी चलिए मैं बीएनएस पढ़ रहा हूं। सब सेक्शन 3 कहता है एवरी पर्सन शैल बी लाइबल, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजन देयर टू ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अब देखिए बेयर के लैंग्वेज पे मत जाइए, बेयर का लैंग्वेज हमेशा आपको घुमाने की कोशिश करेगा। आप सिर्फ समझिए कि कहना क्या चाहता है ये सेक्शन। ये सब सेक्शन 3 जो है ये आईपीसी का सेक्शन 2 है। आईपीसी का सेक्शन 2 में भी कोई चेंज नहीं है, सेम। आईपीसी का सब सेक्शन 2, आईपीसी का सेक्शन 2 भी सेम यही कहता है कि एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और द ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजन देयरऑफ ऑफ व्हिच ही शैल बी द गिल्टी विद इन इंडिया। अब इसको हम समझेंगे यहां पे कि बेसिकली ये कहना क्या चाहता है। आप देखिए बीएनएस का 1 का 3 और आईपीसी का 2 ये है सेम, ये सेम है। ये कहता ये है कि एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता या फिर अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजन देयरऑफ ऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अब देखिए बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, मैं बना नहीं पाता हूं माफ करिएगा, ये इंडिया का मैप है, ये आपका इंडिया है। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 और सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कोई भी अपराध करता है जो कि हमारे बीएनएस या फिर आईपीसी खैर अब चला गया, जो कि बीएनएस के प्रोविजन के खिलाफ है, कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, वो जो है लाइबल होगा। वो क्या होगा? वो लाइबल होगा। एवरी पर्सन, अब एवरी पर्सन का मतलब क्या है ये हमें समझना है। एवरी जो लिखा है, एवरी मतलब कोई भी, वो या तो इंडियन सिटीजन हो या फिर कोई बाहरी आदमी हो या कोई फॉरेनर हो, सब कोई भी व्यक्ति, कोई विदेशी भी अगर भारत में आके अपराध करता है तो उसके ऊपर बीएनएस लागू होगा। कोई भारत का व्यक्ति भी अगर भारत में अपराध करता है तो उसके ऊपर तो लागू होगा। सेक्शन 2 या फिर सब सेक्शन 3 साफ तौर पे यही कहता है कि एवरी पर्सन यानी कोई भी देश दुनिया ब्रह्मांड का आदमी आता है और भारत के क्षेत्र, भारत के टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी अपराध करता है जो हमारे बीएनएस के प्रोविजन के अगेंस्ट में है तो वो फिर जो है लाइबल होगा, उसको जो भी सजा लिखी गई है हमारे बीएनएस में उसको दी जाएगी। पहली चीज क्लियर कर दूं, सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 और बीएनएस में कोई अंतर नहीं है,
सेम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, 1 3 सेम है। अब हम चलते हैं 4 पे, सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 जो है आपके आईपीसी का सेक्शन 3 है, आईपीसी का सेक्शन 3 है। अब ये देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि एनी पर्सन liable by any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this Samhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India। ठीक है, आईपीसी आप पढ़िएगा तो सेम वही लिखा है कि एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैज बीन कमिटेड विद इन इंडिया। ठीक है, इट्स ओके, कोई चेंज नहीं है, सेम सेम है। अब ये क्या कहना चाहता है ये समझना कि एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया। अब देखिए साफ तौर पे जो ये शब्द लिखा है ना कि एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स इन इंडिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिनके ऊपर भारतीय कानून लागू होता है वो अगर कहीं भी विदेश जाके बियॉन्ड द इंडिया, इंडिया के बाहर जाके कोई भी अगर अपराध करता है जो कि इस संहिता के प्रोविजन के खिलाफ है तो वो भी लाइबल होगा। समझ में आया? नहीं, थोड़ा और समझिए। कहने का मतलब यह है कि मैं अगर अपना नाम लूं, ए कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं ए हूं, मैं चला गया बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान में जाके मैं कोई अपराध कर रहा हूं, कोई अपराध, मैं नाम ले रहा हूं, कोई अपराध, कोई में वो अपराध जो कि हमारे बीएनएस के प्रोविजन के खिलाफ है, जो कि बीएनएस में अपराध लिखा गया, वो अपराध अगर मैं पाकिस्तान जाके भी करता हूं तो मेरे ऊपर ये एक्ट लागू होगा और मैं लाइबल हूंगा, मैं लाइबल हूंगा। अब देखिए अंतर भी समझना है। सब सेक्शन 3 ये कहता था कि अगर इंडिया टेरिटरी के अंदर कोई भी व्यक्ति, वो मैं भारतीय नागरिक रहूं या फिर किसी विदेश का भी आदमी रहूं, अगर मैं कोई अपराध करता हूं तो मैं लाइबल हूं। सब सेक्शन 4 यानी कि आईपीसी का सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिनके ऊपर भारतीय कानून लागू होता है, यानी कि मैं भारतीय नागरिक या एनआरआई जिनके ऊपर भी भारतीय कानून लागू होता है, अगर वो बाहर जाके कोई ऐसा अपराध करते हैं जो कि हमारे बीएनएस में प्रोविजंस लिखे गए हैं, वो ऑफेंस हैं, तो उनके ऊपर भी लागू होगा और वो लाइबल होंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब चलिए आगे, कोई अंतर नहीं है, 3 भी सेम, 4 भी सेम, 1 2 3 सब सेम है, उसको लेके बहुत परेशान नहीं होना है। ठीक है, अभी हाँ, अब चलिए हम 5वें पे चलते हैं, सब सेक्शन 5 ऑफ बीएनएस। अगर हम इसकी बात करें तो सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी। अंतर अगर आप देखने की कोशिश करिएगा ना सर, तो कोई अंतर इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, थोड़ा सा अगर अंतर आप आईपीसी में देखिएगा, इफ़ यू हैव आईपीसी, तो आईपीसी में थोड़ा अगर नज़र डालिए तो आईपीसी में ये लिखा था 4 में कि एक्सटेंशन ऑफ कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, इसमें लिखा था द प्रोविजन, लिखा था द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई। यहां पे देखिए सेम लिखा है, क्या लिखा है यहां पे साफ तौर पे लिखा है द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई। सबसे पहला देखते हैं एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड द इंडिया। अगर कोई भारतीय नागरिक, मैं समझाते चल रहा हूं, अगर कोई भी भारतीय नागरिक भारत में या भारत के बाहर, मतलब नहीं भारत में नहीं, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया टेरिटरी के बाहर कहीं भी कोई भी अपराध करता है तो वो बीएनएस के तहत लाइबल होगा। दूसरा कहता है एनी पर्सन और एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेन एवर इट मे बी, कोई भी भारतीय जहाज या भारत के एयरक्राफ्ट, भारत का शिप जो कि भारत में रजिस्टर्ड है, वो पूरे विश्व में कहीं भी अपराध करता है तो वो भी बीएनएस के अंदर लाइबल है। करता है कैसे, मैं इसको समझाऊंगा। तीसरा कहता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स इन इंडिया, तो वो भी, यानी कोई भी व्यक्ति किसी विदेश में बैठ के अगर भारतीय के कंप्यूटर रिसोर्स को, भारत के कंप्यूटर के रिसोर्स को टारगेट करता है तो वो भी लाइबल है। अब इसको समझिए, चलिए सबसे पहले ये कहता है कि सेम जो 4 में मैंने पढ़ा वो 5 का क्लॉज, सब सेक्शन 5 का क्लॉज ए भी वही बात करता है, कहता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड इंडिया। मैं भारत का नागरिक हूं, मैं पाकिस्तान में बैठ के अगर कोई अपराध करता हूं, श्रीलंका में बैठ के अपराध करता हूं, अमेरिका में बैठ के कोई अपराध करता हूं जो कि हमारे बीएनएस के प्रोविजन के खिलाफ है तो मैं लाइबल हूं। ए क्लियर, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। बी पे आते हैं, बी का ये कहना है, मिटेगा कैसे भाई,
ऐसे ऐसे तो मिटाते रह जाएंगे हम। खैर छोड़िए, फिर नया लिखते हैं। हाँ देखिए, बी अब ये कहता है कि एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेन एवर इट में भी। जैसे मान लीजिए इंडिगो की कोई फ्लाइट है, इंडिगो की कोई फ्लाइट है, इंडिगो क्या है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिगो इंडिया में रजिस्टर्ड है। अब इंडिगो फ्लाइट में कोई विदेशी नागरिक भी अगर अपराध करता है, कोई भी विदेशी नागरिक भी अगर इंडिगो फ्लाइट में किसी को मार देता है, मर्डर कर देता है, तब क्या है, वो भी बीएनएस के अंदर आएगा, क्योंकि भाई इंडिगो जो फ्लाइट है वो तो हमारी है। इसके अंदर भी अगर कोई भी भारतीय और कोई भी विदेशी कोई अपराध करता है जो कि बीएनएस के प्रोविजन के खिलाफ है, तो वो लाइबल होगा मेरे भाई। क्लियर? इंडिगो में कोई पानी की जहाज है जो भारतीय है, जो भारत में रजिस्टर्ड है, वो भी अगर उसमें भी कोई अपराध करता है कहीं पे भी पूरे विश्व में, तो वो भी इंडिया में ही लाइबल होंगे भाई, क्योंकि जहाज मेरा है तो सजा हम देंगे। कोई भी हो, वो भारत का आदमी हो या विदेश का आदमी हो, अगर हमारे जहाज में, हमारे किसी एयरक्राफ्ट में जो कि भारत में रजिस्टर है, उसमें आप अपराध करते हैं, कहीं भी करें, भारत के क्षेत्र के अंदर करें या फिर अमेरिका के या फिर इंडियन ओशियन या फिर जहां अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, जहां, हम भाई सजा देंगे आपको। क्लियर? सी पे आते हैं। सी कहता है कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। साफ सीधी बात है। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी विदेशी आदमी या कोई भी भारतीय आदमी, ए हमेशा भारतीय है और जेड मान लेते हैं कोई विदेश का आदमी है, ए अगर कहीं भी विदेश में बैठ के भी अगर इंडिया के किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है, तो क्या है, ए लाइबल होगा। जेड भी कोई विदेशी है और वो टारगेट कर रहा है इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को और यहाँ हानि पहुंचा रहा है, इंडिया पे उसका रिपरकर्शन दिख रहा है, तो जेड भी लाइबल होगा। यानी कोई व्यक्ति कहीं भी बैठ के, भारत में ही या किसी विदेश में या कहीं भी बैठ के अगर इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है सिर्फ कोई क्राइम या ऑफेंस करने के लिए, जो कि हमारे बीएनएस में लिखा है, तो वो लाइबल होगा। वो इंडियन हो या विदेशी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। आई होप इट इज ए क्लियर टू यू। ओके, चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना सर, इसके एक्सप्लेनेशन को हम थोड़ा पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में साफ तौर पे लिखा हुआ है, बीएनएस का एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें कि इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। कोई ने सिर्फ लिखा है कि यहाँ जो ऑफेंस लिखा हुआ है वो हर एक्ट इंक्लूड करता है, वो या फिर भारत के बाहर किए जाएं तो वो भी पनिशेबल होंगे इंडिया में ही। ये कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। एक इलस्ट्रेशन हम देखते हैं मेन, इस पे बहुत बार प्रीलिम्स पे भी क्वेश्चन बने हैं इलस्ट्रेशन पे। ये जो इलस्ट्रेशन है इस पे बहुत बार प्रीलिम्स पे भी क्वेश्चन बने हैं, बहुत बार। अगर आईपीसी में ये इलस्ट्रेशन आप देखिएगा तो थोड़ा सा अंतर पाइएगा, थोड़ा सा। आईपीसी का अगर इलस्ट्रेशन मैं पढ़ूँ तो वहाँ लिखा है कि ए अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिटेड अ मर्डर इन युगांडा। अब थोड़ा बीएनएस पढ़िए। ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिटेड अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। हमने क्या किया, सिर्फ बीएनएस में क्या किया गया है, यहां से युगांडा का नाम हटा के हमने सिर्फ ऐड कर दिया गया है कि विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, जबकि आईपीसी में यहां लिख दिया गया है युगांडा। तो भाई नए लोगों ने बोला क्यों किसी एक देश का नाम लिखना, कि किसी युगांडा में ही जाके मार रहे हैं। अमेरिका भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका भी हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, देश से जाके उड़ा दिए, खत्म कर दिए, कुछ भी। तो इस इलस्ट्रेशन का मतलब है कि ये कोई व्यक्ति है जो कि भारतीय नागरिक है, वो जाता है किसी भी भारत के बाहर किसी भी देश, सपोज युगांडा चला गया, अमेरिका चला गया, कहीं गया और वहां जाके मर्डर कमिट करता है, तो क्या वो लाइबल होगा बीएनएस में, क्या उसको भारत में सजा दी जाएगी? तो यही कहता है ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। जी, भारत में उसको सजा मिलेगी, वो बीएनएस के अंदर उसको डील किया जाएगा, भारत में कहीं भी इन एनी प्लेस जहां भी वो पाया जाएगा वहां उसको सजा दी जाएगी। क्योंकि भाई आप सेक्शन 2 भी पढ़िए तो वहां लिखा है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेश में भी जाके कोई अपराध करता है, अगर वो बीएनएस के प्रोविजन के खिलाफ ऑफेंस है, बीएनएस के प्रोविजन के हिसाब से, तो वो भाई लाइबल है। आई थिंक ये सब क्लियर हुआ। अब हम इसका जो है सब सेक्शन 6 बात करेंगे, जिससे आपका सेक्शन 1 खत्म हुआ। लेकिन देखिए आप आईपीसी में हम कहाँ पहुंच गए, आईपीसी का सेक्शन हम 4 तक पढ़ चुके हैं, सेक्शन 5, सेक्शन 5 या फिर आईपीसी का सेक्शन 5 और बीएनएस का सब सेक्शन
6 सिर्फ ये कहता है कि सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। साफ सीधी कहने का मतलब है कि कोई भी स्पेशल और लोकल लॉ अगर है तो उसको जो है बीएनएस या फिर आईपीसी हानि नहीं पहुंचाएगी। कोई भी स्पेशल और लोकल लॉ है, जैसे एग्जांपल लीजिए पॉक्सो, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये सारे जो हैं आपके स्पेशल लॉज हैं। स्पेशल लॉ अगर स्पेशल लॉ में कुछ ऐसा लिखा है जो बीएनएस के कंट्रेरी में भी आ रहा है, बीएनएस के इनकंसिस्टेंट में भी आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा पॉक्सो और एनएस हमेशा स्पेशल और लोकल लॉ ही प्रिवेल करेंगे, आईपीसी और बीएनएस नहीं प्रिवेल करेगा। सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6 ऑफ द बीएनएस यही साफ तौर पे कहता है कि भैया स्पेशल और लोकल लॉ प्रिवेल करेंगे, बीएनएस नहीं प्रिवेल करेगा। चलिए अब हम देखेंगे जो सेक्शन 2 है ना बीएनएस का, ये किसकी बात करता है? सेक्शन 2 जो बीएनएस का है ये आपका बात करता है डिफिनेशन क्लॉज पे। डिफिनेशन क्लॉज आपको समझने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। डिफिनेशन क्लॉज जब हम पढ़ेंगे तो जब हम आईपीसी देखिएगा ना, तो आईपीसी का जब सेक्शन 6 आप देखिएगा जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि डिफिनेशन इन दिस कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन। ये आईपीसी में अभी नहीं कहीं लिखा हुआ है, नीचे लिखा होगा। कहाँ लिखा है मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ, कि क्योंकि जो सेक्शन 6 है ना आईपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये मैं बताता हूँ आपका कहाँ लिखा है, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा। हाँ, सेक्शन 6 जो है आपका 3 क्लॉज 1 में लिखा है। जब सेक्शन 3 हम पढ़ेंगे, सेक्शन 3 क्लॉज 1 मैं आपको बताता हूँ। आईपीसी का सेक्शन 6, बीएनएस का 3 सब सेक्शन 1, सॉरी हाँ, बीएनएस का सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 सेम, क्योंकि बहुत ये जरूरी है पढ़ना। अभी जो है बीएनएस का सेक्शन 2 डिफिनेशन क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं, वो अगर आईपीसी में आप देखिएगा तो आईपीसी में तो बहुत से सेक्शंस हैं, पूरा आपका चैप्टर 2 ही इसमें समाहित हो जाता है डिफिनेशन वाले में, क्योंकि उसमें अलग अलग सेक्शन में था, इसमें अलग अलग सेक्शन में नहीं है। जैसे सेक्शन 2 का क्लॉज 1 देखिएगा, सेक्शन 33, 47, सेक्शन 28 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 25, मतलब सारे चले जाएंगे, आपसे चैप्टर 2 ही पूरा समाहित हो जाएगा। तो इसलिए अब हम इसको अलग अलग उस प्रोविजन में करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं डिफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 जो कि बात करता है एक्ट की, कि एक्ट क्या होता है। आईपीसी में एक्ट कहाँ मेंशन है, अब हमें ये देखना है। आईपीसी में एक्ट आपका मेंशन है सेक्शन 33, सेक्शन 33। अगर आपके पास आईपीसी है, सेक्शन 33 खोल लीजिए, सीधे खोलिए सेक्शन 33 क्या कहता है। अब थोड़ा अंतर आप देखिएगा ना, तो सेक्शन 33 ऑफ आईपीसी में क्या है, एक्ट एंड ओमिशन, एक्ट एंड ओमिशन दोनों की बात की गई है। लेकिन बीएनएस में क्या है, ओमिशन शब्द को हटा दिया गया है, सिर्फ हम एक्ट की बात करते हैं, सिर्फ एक्ट। आईपीसी में देखिए क्या लिखा हुआ, आईपीसी में लिखा गया द वर्ड एक्ट डिनोट एड द वर्ड एक्ट डिनोट एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। द वर्ड ओमिशन डिनोट एज वेल अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। ये चीजें लिखी हुई हैं आपके आईपीसी में। कहा, आईपीसी में। बीएनएस में अब देखिए क्या लिखा है, बीएनएस में लिखा है, थोड़ा हम नजर डालें, बीएनएस में लिखा है कि एक्ट डिनोट एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। कहने का मतलब ये है, साफ तौर पे बीएनएस कहना ये चाहता है कि एक्ट का मतलब सिर्फ ये होता है कि या तो कोई सिंगल एक्ट हो या फिर सीरीज ऑफ एक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो मैं किसी को एक थप्पड़ मारूं या मैं 10 थप्पड़ मारूं, मुझे थप्पड़ की ही सजा मिलेगी, मुझे थप्पड़ की सजा एक ही की मिलती है ना भाई। जैसे मान लीजिए मैं गया किसी की मैं यार, हाँ मान लीजिए मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं गया किसी की मर्डर करने। अब मर्डर करने से पहले तो मैं अपना गुस्सा निकालूंगा ना, मैं मर्डर करने जा रहा हूँ, या तो मेरी पर्सनल दुश्मनी रही होगी, तो पहले मैं उससे गुस्सा निकालूंगा अपना। मैं पहले उसको थप्पड़ मारूंगा, लात घूसा मारूंगा, सिर फोड़ूंगा, उसके बाद गोली मार के उसकी जान ले लूंगा। तो मुझे थप्पड़ मारने का अलग सजा, सिर फोड़ने का अलग सजा, कपड़े फाड़ने का अलग सजा, मर्डर का अलग सजा नहीं मिला भाई, मुझे एक ही मर्डर की सजा मिलेगी जो सबसे ग्रीवियस है, मुझे मर्डर की सजा मिलेगी। यानी मुझे, मैं एक एक्ट करूं या सीरीज ऑफ एक्ट करूं, बात सेम है, जो उसमें ग्रीवियस होगा उसकी सजा मुझे मिलेगी। यानी कि मैं आपको गाली दिया, उसके बाद 4 थप्पड़ खींच के मारा, मुझे थप्पड़ की सजा मिली कि गाली उसमें अपने आप इंक्लूड हो गया। ये कहता है आपका सबसेक्शन 1। थोड़ा सा अब यहां एक चीज और हम ध्यान दें, तो बीएनएस के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 में मैंने सिर्फ बात की एक्ट की,
आईपीसी में एक्ट और ओमिशन दोनों की बात होता है, अंतर कुछ नहीं भाई। आईपीसी में भी लिखा है कि ओमिशन में एक ओमिशन करिए या फिर सीरीज ऑफ ओमिशन करिए, कोई फर्क। ओमिशन मतलब जो चीज आपको करना है आप नहीं करें। जैसे मेरा कोई अगर 1 साल का बेटा है या 6 महीने का बेटा है, उसको खाना देना भाई मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है, लीगली है भाई वो। अगर मैं उसको खाना नहीं देता हूं तो वो मर जाएगा, तो उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं, वो मुझे करना है। अगर मैं उसे खाना नहीं दे रहा हूं यानी मैं ओमिट कर रहा हूं, मुझे जो करना है वो मैं नहीं कर रहा हूं, ये है ओमिशन। मैं अपने 6 महीने के बच्चे को खाना नहीं दे रहा हूं, ये मैं ओमिशन कर रहा हूं और ये अपराध है। तो या तो मैं एक ओमिशन करूं या फिर मैं सीरीज ऑफ ओमिशन करूं, बात एक ही है। जैसे मुझे अपने 6 महीने के बच्चे को खाना देना है, अब मान लो भाई वो चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, मैं खाना ला के रख दिया उससे 500 मीटर की दूरी पर, बोला आ जा बेटा खा ले, न उसे समझ में आता है ना वो आ सकता है, यानी कि पूरा मेरा इंटेंशन है मैं उसे खाना देना ही नहीं चाहता भाई वो। उसके बाद मैं उसको 2 थप्पड़ मार भी दिया, एट लास्ट वो मर गया बेचारा बिना खाए। मुझे सजा मरने की मटर क्यों मिलेगी? मैं उसको मारा, कपड़े फाड़ा, खाना नहीं दिया, वो तो अलग चीज है, वो सीरीज ऑफ ओमिशन हो गई। तो एक ओमिशन करूं या फिर सीरीज ऑफ ओमिशन या फिर एक एक्ट या फिर सीरीज ऑफ एक्ट, सजा मेरे को जो मोस्ट ग्रीवियस होगा उसका मिलेगा। चलिए क्लियर हो गया आपको, आईपीसी भी क्लियर हुआ और बीएनएस भी क्लियर हुआ। अब हम बीएनएस के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 पे चलते हैं, जो कि बात करता है एनिमल। अब एनिमल क्या होता है? अगर ये हम आईपीसी में देखिए ना, आईपीसी में एनिमल कहाँ मेंशन किया गया है बताइए? मैं खुद बताता हूँ, आप वो सेक्शन खोलिए साफ तौर पे। अब आईपीसी का सेक्शन 47 खोलिए, क्योंकि सेक्शन 47 में बोला गया है कि एनिमल क्या होते हैं। 47 खोलिए, चलिए जिनके जिनके पास आईपीसी है, मैं खोल लिया भाई। आईपीसी के सेक्शन 47 में लिखा हुआ है कि एनिमल क्या होता है। आईपीसी में पहले पढ़ देता हूं। लिखा है कि द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। अब बीएनएस क्या कहता है, बीएनएस भी देख लेते हैं। बीएनएस कहता है कि एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। सेम, कोई अंतर है? थोड़ा सा अंतर पड़ा भाई, यहां लिखा है मीन्स, आईपीसी में लिखा है डिनोट, आईपीसी में लिखा है डिनोट, कोई अंतर नहीं है। मीन और डिनोट दोनों सेम होता है, सिर्फ है भाई थोड़ी चीजें आसान कर देंगे, कोई नहीं, सेम सेम है, सेम है। तो अब एनिमल का मतलब क्या होता है ये समझते, पहले समझ लिया अंतर क्या है। हम हमेशा हर सेक्शन को ऐसे समझते चलेंगे, आईपीसी में क्या है, बीएनएस में क्या है, अंतर है तो अंतर पे डिस्कस करिए, नहीं है फिर वो सेक्शन क्या कहता है, आईपीसी का सेक्शन क्या कहता है, बीएनएस का सेक्शन क्या कहता है, ये समझ रहे हैं। अब समझते हैं हम कि बीएनएस का सब सेक्शन 2 एनिमल क्या कहता है, क्योंकि सेम है तो आईपीसी भी वही कह रहा है। अंतर रहेगा तो मैं दोनों डिस्कस करूंगा कि आईपीसी क्या कहता था और ये क्या कहता है। अब देखिए, एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। भाई ह्यूमन बीइंग यानी कि हमारे जैसे मनुष्यों को छोड़ के जो भी लिविंग क्रिएचर है सब एनिमल में। कीड़ा फतिंगा, सांप, गूंजर, ये जितने चीज, ये सब एनिमल हैं। मनुष्य को छोड़ के भाई जितने भी बसते हैं, मच्छर, मच्छी, जो भी हैं वो सब एनिमल है। ये आपका कहता है आईपीसी। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, बहुत ज़्यादा मैं लंबा पहले लेक्चर को नहीं करूंगा, मैं इसमें आपको काउंटर फीट तक समझा देता हूँ। हैं अब आइए जो सब सेक्शन थर्ड चाइल्ड, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी? क्योंकि नया जोड़ा गया, आईपीसी में चाइल्ड है ही नहीं। आ जाओ, आईपीसी में चाइल्ड है ही नहीं, बीएनएस में हमने चाइल्ड शब्द को ऐड किया, आईपीसी में ये नहीं, ये नया ऐड है। मैं बोला ना कि जो नया आएगा वो मैं बताऊंगा, जो रिपील किया गया है वो मैं बताऊंगा। तो ये जो सब सेक्शन 3 है बीएनएस का, सेक्शन 2 का चाइल्ड, ये नया ऐड किया गया है, न्यू, ये हमारे आईपीसी में नहीं है। अब ये कहता क्या है सब सेक्शन 3? साफ तौर पे कहता है कि चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18, 18 से कम जिनकी भी उम्र है वो सब चाइल्ड हैं। किसके? भारतीय न्याय संहिता के नजर में वो सब क्या है? चाइल्ड है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए, ये नया ऐड किया गया था, मैं बता दिया। आईपीसी में कहीं चाइल्ड मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया चाइल्ड मतलब हर वो व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से कम है। ठीक, अब हम देखेंगे काउंटरफीट, बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा काउंटरफीट क्या होता है। सबसे पहले काउंटरफीट की अगर हम बात करें, आईपीसी में कौन से सेक्शन में मेंशन है काउंटरफीट, ये हम ध्यान दें तो आईपीसी के सेक्शन 28 में मेंशन है। कहाँ? 28 में। तो सब लोग सबसे पहले अपने आईपीसी का सेक्शन 28 खोल लें इफ़ यू हैव, अदरवाइज तो मैं बता ही रहा हूँ सारी चीज़ें। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों काउंटरफीट से हम डिस्कस करेंगे। देखिए काउंटरफीट क्या होता है, समझो इसको तुम ना, वो कहाँ रुक गए वहाँ पे तुम। हाँ, काउंटरफीट को देखो। काउंटरफीट का साफ तौर पे मतलब ये होता है नकल करना, हूबहू छापना। आमतौर पे तुम अगर सुने होगे तुम लोग, तो काउंटरफीट का मतलब जैसे नोटो, नकली नोट छापना काउंटरफीट हो जाता है।
साफ तौर पे अगर आईपीसी के सेक्शन 28 में मेंशन है, बीएनएस के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 4 में काउंटरफिट मेंशन, दोनों के उसमें क्या अंतर है आप पढ़िए एक बार। द पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफिट हु कॉज वन थिंग्स टू रिजेंबल अनदर थिंग्स। रिजेंबल मतलब होता है उसी का नकल हूबहू कॉपी बनाना। इंटेंडिंग बाई मीन्स टू दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब होता है किसी को धोखा देना, डिसेप्शन मतलब फ्रॉड करना, धोखा देना। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल बी देयर बाई बी प्रैक्टिस्ड। साफ तौर पे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी चीज रिजेंबल करता है, जो चीज पहले से बनी हुई है उसी का हूबहू कॉपी करता है, इस इंटेंशन से कि वो उसको फ्रॉड कर सके, या फिर उसको पता हो कि मेरी फ्रॉड करने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु अगर इसको मैं मार्केट में बेचूंगा तो जो व्यक्ति खरीदेगा वो इसके साथ फ्रॉड जरूर करेगा, तो भी वो व्यक्ति काउंटरफीट के लिए लाइबल होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं ये समझने के लिए आपको पहले काउंटरफीट को और सारी चीजें समझिए। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं बिसलरी। बिसलरी पानी की अच्छी खासी ब्रांड है, आप लोग जानते हैं। एक और ब्रांड चलता है बिलसरी का, एक और ब्रांड चलता है बिलसरी। बिसलरी जानते हैं, बिलसरी भी सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब रेलवे स्टेशन ट्रेन में जाते हैं तो हम बिलसरी की ही पानी पीते हैं, बिसलरी की नहीं पीते हैं। काउंटरफीट में अब ये देखिए, काउंटरफीट जो हमने अभी डिफिनेशन आपको पढ़ाया, जैसे आईपीसी में भी साफ तौर पे लिखा हुआ है, ये आपके जो 28 ये सेम है, आईपीसी और बीएनएस में कोई अंतर नहीं है, सेम लिखा हुआ है, बस सेक्शंस नंबर चेंज है। तो अगर आप देखिए तो आईपीसी में भी सेम यही लिखा है, पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफिट। हर उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि आप काउंटरफिट ने किया है, आपने जाली, जो किसी वन थिंग्स को रिजेंबल करेंगे अनदर थिंग से, मिलता जुलता बनाएंगे, और उनका पूरी ये इंटेंशन होगी कि उन्हें फ्रॉड करना है या धोखा देना है, या फिर अगर उनकी इंटेंशन नहीं है परंतु उनको पता है कि ये जो चीज जब मार्केट में जाएगी तो कंपनी के साथ फ्रॉड होगा भाई, उसके साथ धोखा होगा। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं बिसलरी और बिलसरी का, तो जो बिलसरी बनाई गई ना, तो बिलसरी का पूरी इच्छा यही है कि भाई बिसलरी के नाम पे हम बेचेंगे, तो भाई इससे क्या हुआ, बिसलरी का तो इनकम घट गया ना बिलसरी बनने से, क्योंकि हम लोग तो बिलसरी की पानी पाते हैं, बिसलरी की पाते ही नहीं, और ये सस्ता तो 4 रुपये बेचते हैं तो उनका बिक जाता है। मैं बिसलरी और बिलसरी का एग्जाम्पल आपको क्यों दिया, क्योंकि मैं अब थोड़ा नेक्स्ट उस पर चलिए, काउंटरफिट क्या होता है ये समझ में आए कि हूबहू कॉपी करना किसी चीज की। जैसे आप लोग एडिडास का हम लोग पहनते हैं जूता या जो भी जैकेट, एडिबास का भी पहनते हैं, सिर्फ डी को बी कर दिया गया, दूर से आपको समझ में नहीं आता भाई एडिडास को एडिबास कर दिया गया, बिसलरी को बिलसरी कर दिया गया, नाइकी की जो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बिकती है, वो सारी चीजें क्या है, काउंटरफिट। अभी देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझिए तब चीजें समझ में आएंगी। एक्सप्लेनेशन समझने के लिए हमें क्या करना है, एक्सप्लेनेशन साफ तौर पर क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 1, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। अब देखिए, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। इमिटेशन का मतलब होता है कि जो हम रिजेंबल करके बना रहे हैं, जो भी चीजें हम बना रहे हैं वो एग्जैक्ट हूबहू नहीं मिलनी चाहिए, तो भी आप काउंटरफिट हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी बिसलरी का एग्जांपल आपको दिया था, बिसलरी, और हम बात करें बिलसरी, ये हूबहू कॉपी नहीं है भाई, स्पेलिंग की अंतर है। या फिर अगर बॉटल दिखेगा ना तो बॉटल में भी थोड़ा सा अंतर दिख जाता है आपको, बिसलरी की बॉटल की डिजाइन थोड़ी सी अलग होती है और बिलसरी की थोड़ी सी अलग होती है, तो क्या ये काउंटरफिट नहीं हुआ? तो भाई एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि साफ तौर पे वो भी काउंटरफिट है, क्योंकि इंटेंशन तो आपके फ्रॉड करने का ही है, एकदम एग्जैक्ट हूबहू मिलना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट एसेंशियल, काउंटरफिटिंग कहता हूं कि इमिटेशन एग्जैक्ट होना चाहिए, दोनों एकदम सेम हूबहू दिखने चाहिए, नहीं भाई थोड़ा सा भी अंतर है तो भी वो काउंटरफिट, यानी कि ये बिसलरी और बिलसरी जो है ये काउंटरफिट है, ये लाइबल है बीएनएस के अंदर। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 2 पे अब साफ तौर पे हम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि व्हेन अ पर्सन, मैं बीच में बोला कि इसको कल डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, अभी फिर टाइमिंग देखा कि 43-45 मिनट की शायद लेक्चर है, तो 50 मिनट तक किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन 2 इसका साफ तौर पे क्या कहता है कि व्हेन अ पर्सन कॉज वन थिंग्स टू रिजेंबल अनदर थिंग, जब कोई एक व्यक्ति रिजेंबल करता है किसी अनदर चीज को, and then the resemblance is such that the person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one things to resemble the another things intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that the deception would be thereby be practiced। explanation 2 डायरेक्ट ये सिर्फ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका इंटेंशन नहीं है डिफ्रॉड करने का, फिर भी वो बिसलरी को बिलसरी करके बेच रहा है, जबकि उसकी इच्छा नहीं है कि भाई, वो सिर्फ कह रहा है भाई मैं तो अपनी कंपनी बनाया उसके नाम रख दिया बिलसरी, जबकि बिसलरी पहले से ही बहुत ब्रांडेड आपका पानी का वो कंपनी है,
तो इसका इंटेंशन नहीं है फ्रॉड करने का, लेकिन उसको ये जरूर पता है कि मैं अगर बिल्सरी के नाम से भी अपने पानी बेच रहा हूं, तो अगर कोई खरीदेगा तो वो बिस्लरी समझ के ही खरीद रहा है, वो बिल्सरी समझ के नहीं खरीद रहा है। आप अपनी ब्रांडिंग का नाम ही इसलिए किए हैं कि आप 2 पैसे ज्यादा कमा ले और बिस्लरी कंपनी को 2 पैसे का घाटा हो जाए। तो ये सिर्फ आप अपना वो डिफेंस नहीं ले सकते हैं कि मेरा इंटेंशन नहीं था। भाई तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे जो ग्राहक खरीद रहे हैं वो इसी इंटेंशन से खरीद रहे हैं। अल्टीमेटली क्या है, बिस्लरी के साथ फ्रॉड तो हो ही रहा है ना, उसका तो लो हो ही गया इनकम, तो इसको भी आप काउंटरफिट में माना जाएगा और इसके लिए भी आप लाइबल हैं बीएनएस के अंदर। आईपीसी अब चला गया बीएनएस के सब सेक्शन मतलब सेक्शन 2 के सब सेक्शन 4 के अंदर आप पूरी तरह से लाइबल हैं। आई होप ये पूरे 50-55 मिनट हो गए आज, आपके समझ में आ गया होगा सब लोग को। आगे जो है जब सब सेक्शन 5 जो कि कोर्ट बात करता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। किसी को कोई दिक्कत हो भाई लिखो चैट में, हैं चैट में लिखिए। चलिए ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम कोर्ट से फिर डिस्कस करेंगे। काउंटरफिट आपको समझ में आ गया होगा। इस पे कुछ केसेस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। जैसे सब सेक्शन 9 में आपको केस मिलेगा, डॉक्टर बिमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1963 सुप्रीम कोर्ट का केस मिलेगा, और जो कि फ्रॉडुलेंटली की बात करता है। डॉक्टर एस दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस मिलेगा। ये सारी चीज़ें अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे।